अफसर्स को गिरफ्तार करो। सभी सम्मानित यहां धरने पर बैठे लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं मैं, और दो चार बातों से शुरुआत करेंगे कि मतलब किस तरफ हम लोग जा रहे हैं और आगे भविष्य में अपने साथ क्या होने वाला है। ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग यहां धरने पर बैठे। मेरी दर्पण भाई से बात हुई थी, मैंने दर्पण भाई को बोला कि दर्पण भाई एक बात बताओ कि क्या क्या प्रपंच यहां किया जा सकता है। अभी जेपी भाई बोल रहे थे कि अगर मान लो या तहसीलदार जो है या जाट बिरादरी से ना होकर के किसी दूसरी बिरादरी से होती, मान लो है, तो यहां बोला ई बराबर में झगड़े चालू हो जाते, ये देश जलाना शुरू कर देते। ये ऐसा मुख्यमंत्री है। हम भी पहले कई बार सोच रहे थे, मैंने कहा देश में दो तरह की सरकारें हैं या दो तरह के कानून हैं या दो तरह के नियम हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक ही तरह के जुल्म के अंदर क्या हो रहा है आप देखो भाई। अगर मान लो कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर खुद को छेड़ने का आरोप लगाए, अब वो महिला मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, कोई अफसर हो या कोई नेता हो, कोई हो, महिला तो महिला होती है, महिला का सम्मान तो सर्वोपरि है। तो जो भी व्यक्ति उसको छेड़ेगा उसको जेल होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर आकर्षण उपल ने तहसीलदार को छेड़ा था, जो कि उसके ऊपर आरोप लगाए हैं उन्होंने छेड़छाड़ के और घूरने के, तो अगर उसने छेड़ा था तो उसको जेल होगी, बहुत बढ़िया। तो तहसीलदार की इज्जत तो तहसीलदार की इज्जत। एक तरफ एक गुंडा सैकड़ों लड़कियों को यौन उत्पीड़न कर रहा है और वो अभी अभी टूर्नामेंट कराने लग रहा है, ब्रजभूषण, और वहां पे अपने इज्जत की भीख मांगते हुए हमारी जो लड़कियां हैं वो बैठी हुई हैं जंतर मंतर के ऊपर। तो एक ही जुल्म के लिए, एक ही गलत काम के लिए दो अलग अलग कानून कैसे हो गए भाई। दूसरी बात, तहसीलदार के इस वाक्य के बाद में डीसी ने एक निर्णय लिया कि आम लोग उससे डायरेक्ट नहीं मिल सकते। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी डीसी से कह रहे हैं कि सीधा नहीं मिल सकते, क्योंकि सीधा मिलेंगे तो अंदर जो है वो सारे के सारे घटनाक्रम पता चल जाएंगे। और देश के लोगों को यह भी नहीं समझ में आता कि डीसी तो नौकर होता है, उसके तो बल्कि लिखा होता है पब्लिक सर्वेंट। वो तो देश के लोगों का नौकर है, क्योंकि उसकी तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से जाती है। तो वो कौन होता है हमसे मिलने और ना मिलने वाला। होना तो ये चाहिए कि हम उसको आदेश दें, और हो ये रहा है कि वो हमारे ऊपर राजा बन के बैठा हुआ है। अब हम लोग, जब मैं दर्पण से बात किया तो दर्पण भाई को मैंने कहा कि दर्पण भाई एक काम किया जा सकता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई धरना शुरू होता है तो तरह तरह के बागड़ बिल्लों की आंखें जो है ना, वो मतलब बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, 5-6 खिल जाती है। ले भाई, सरकार के खिलाफ एक और माहौल मिल गया, यो माहौल बनेगा तो उसके बाद हमारी रोटियां सेकने का मौका मिल जाएगा अपने को। क्योंकि ये पहले हुआ है, हमने अपने जीवन में देखा है। 2011 में, 2012 में जब अन्ना आंदोलन हुआ, उससे पहले रामदेव का आंदोलन हुआ, हम लोग उस आंदोलन में सक्रिय थे। हमको उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यह कांग्रेस सारी बीमारियां की जड़ है। हमको ऐसा लगता था कि बस इसने बचा लोगे तो देश ने बचा लेंगे, और सारा ने जोर लाया, पूरा जोर लगा के पलट के यो नीच आदमी ले आए। यही से गुंडे आगे कि ई भी साला गल्ला गया कि बस इन न बचा देंगे तो देश ने बचा लेंगे। अच्छा, फिर ये समझ में आता है कि जब किसी और ने तीसरे ने लावांगे तो वो भी ये करेगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने सोचा भाई दिल्ली के लोग तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री लेकर आवांगे। अब दिल्ली में जो सा मुख्यमंत्री आया वो इतना बड़ा राक्षस निकला कि खुली हवा में सांस लेने का हरियाणा में 500 रुपए था जुर्माना, दिल्ली में 2000 रुपए था। तो ये समझ में यो नहीं आ रहा कि भाई यो पार्टीबाजी में देश के लोग किस तरह से खुली हवा में सांस लेंगे। क्योंकि हमारा एक बात समझ में आई पिछले 3 साल में कि किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुझे नहीं लगता कि आम लोगों की जिंदगी उन लोगों ने आसान बनाई होगी। सबकी जिंदगी नरक बना चुके हैं, चाहे प्रदेश किसी भी जगह पे हो।
आसाम में भी यही हो रहा है। मणिपुर को इस टाइम जलाया जान लग रहा है। मणिपुर में गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं कि सड़क पे अगर जनता निकले तो उसको गोली मार दी जाए। ये हालात जब दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, वहां भी होने वाले थे। और इन हालातों के लिए देश के लोगों को हम लोग लंबे अरसे से चेतावनी भी लग रहे हैं कि अपने देश में गृह युद्ध के हालात बनाए जान लग रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब आपके सारे के सारे नौकरियां खत्म हो चुकी होंगी, राशन खत्म हो चुका होगा, घर के रुपये खत्म हो चुके होंगे, तो उस टाइम पे रोटी खाने के लिए जब आप सड़क पे निकलोगे रोटी मांगने के लिए, तो उस टाइम आपको शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया जाएगा। फिर उस टाइम के लिए आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? कोई तैयारी नहीं। तो मैंने दर्पण भाई को बोला कि एक काम करते हैं भाई, हम अगर इस धरने को हम तब तक चालू रखें जब तक इस मुकदमे के नतीजे ना आ जाएं। नतीजे मतलब क्या है कि ये मुकदमा जब तक निमटे ना। मैंने ये क्यों कहा? सरकार ने एक गेम चलाया देश के लोगों को घरों में कैद करने का, क्योंकि सरकार के पास इतनी बड़ी जेल तो है नहीं थी कि वो भाई 140 करोड़ लोगों को जेल में डाल सके और उनको डरा सके। तो लोगों को डराने के लिए उन्होंने एक बीमारी का बहाना लिया, उस बहाने से उनको घरों में ही कैद कर दिया, अपने ही घर को उन लोगों ने जेल बना दिया। इस बहाने से लोगों के कारोबार खत्म कर दिए, कारोबार खत्म हो गए, नौकरियां छूट गई, तो लोगों को लगा ये बीमारी की वजह से हुआ, लेकिन असलियत में तो ये सरकार की वजह से हुआ। उस दौरान फिर कुछ लोगों ने आवाज उठाई, उन आवाज उठाने वालों में हम लोग भी थे। मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया, हम 3 दिन जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद हमने मुकदमा लड़ना शुरू किया। आपको जान के हैरानी होगी, आज उस वाकये को जनवरी 2022 की बात है, 1.25 साल से ज्यादा का समय हो गया है और आज तक पुलिस कोर्ट में आके चालान पेश नहीं कर पाई है। आज तक भी पुलिस ने न्यू नहीं बताया भाई देवेंद्र की गलती क्या थी। जांच पूरी नहीं हुई आज तक, और हम लोग हर तारीख में वहां जाते हैं, हमारे को प्रताड़ित किया जाता है। अभी ये काम जो है यहां आकर्षण के साथ होने वाला है, ये काम इस देश के अंदर करोड़ों लोगों के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 2 लोगों के साथ है, आप लोगों को भी मुकदमेबाजी में उलझा दिया गया, अपना पंचायती सिस्टम जानबूझ के बर्बाद कर दिया और कोर्टों के सहारे छोड़ दिया। अब भाई न्याय का तो 2 तरीके हो गए। न्याय पाने के लिए सबसे पहले तो FIR करानी पड़ेगी। FIR कराने के लिए आपको थानेदार को या पुलिस वालों को पैसे देने पड़ेंगे। फिर FIR के बाद आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील को पैसे देने पड़ेंगे। और आजकल तो जज भी कमाल के हो रहे हैं, वह भी नुका है कि बिना रुपया तो मुकदमे नहीं जीतते जा रहे जाओ। मतलब जिसके पास रुपये हैं वे तो मुकदमे जीत लेंगे, न्याय तो कौन हो यार? कोर्ट तो फैसले सुनाती है, न्याय तो कर ही नहीं रही, तो न्याय कहां है? कहीं भी नहीं। और अभी ये मुकदमा जब यहां चालू होएगा, इस मुकदमे का भी नतीजा कुछ निकलना है नहीं है। नतीजा निकलना नहीं तो फिर मेरे ख्याल से यो बरी होगा, और बरी होगा तो उस जितने यो बरी ना हो, जितने यो मुकदमा चले, इतने हमने को वहां भाई यो धरना कंटिन्यूअस चलना शुरू हो जाए। और इस कम से कम करनाल जिले का तो यो धरना फेमस हो जाएगा। यो धरना 2 कामों के लिए काम करेगा। एक तो जो देश भर के अंदर यौन उत्पीड़न के, बलात्कार के जितने केस चल रहे हैं, वो लोग आकर के अपनी यहां बात रख के बताओ कि भाई मारी गेल के होया था और सरकार ने हमारे को कितना बड़ा न्याय दिया। जो यह तहसीलदार के साथ में चल रहा है, भाई किसी और की गरीब की लड़की छेड़ी थी। अभी हम धरने पे थे वहां दिल्ली के अंदर, वहां एक बाप आया अपनी व्यथा सुनाने के लिए। वो ये कहता है कि मेरी लड़की जो है वो किसी अस्पताल में काम करती थी और डॉक्टर के हिसाब से काम करने से मना कर दिया। 3 आदमी उसको उठा करके ले गए, उसका रेप किया, उसको बाद में मार दिया गया। उसका बाप आज 5 साल से कोर्ट के पुलिस वालों के चक्कर काट रहा है, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और ये केवल एक आदमी की बात नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से सरकार के ही कर्मचारियों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और हम लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि आप हो कीड़े मकोड़े,
आपकी जिंदगी का नहीं है कोई मोल, और आप बोलोगे तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। हम ये कहते हैं कि ये दिशा जो है ये बदलनी चाहिए। इस परिवर्तन को आप लोगों को अपने हाथ में लेकर के अमली जामा पहनाना चाहिए। अभी एक भाई साहब मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, व्यवस्था परिवर्तन। ये शब्द जो है ये बहुत साल पहले निकल के आया था, जब राजीव भाई ने इसके ऊपर बात करी थी, राजीव दीक्षित जी ने। उन्होंने ये कहा था कि भाई पार्टी कोई सी ले आई हो, पार्टी कोई भी खड़ी होगी वो ये काम करेगी जो उनको चलाने वाले लोग बताएंगे। भाई गाड़ी किस तरफ जानी है ये कौन बताएगा? जो गाड़ी के पीछे स्टीयरिंग पकड़ के बैठा वो तो बताओगा ना, जिधर घुमाएगा उधर गाड़ी चल पड़ेगी। अब आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि जो 2-3 साल के अंदर आप लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, जहां पर भाजपा की सरकार है वहां भी वैसे ही आदेश हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी वैसे ही आदेश हैं, जहां शिवसेना की, आम आदमी पार्टी की या किसी कम्युनिस्टों की सरकार हो। इसका मतलब अगर कोई आके यहां कम्युनिस्ट बोलता है तो उससे पूछे तेरे केरल में क्या हाल है बताइए, वहां तो सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन होया है। अगर कोई कांग्रेसी पूछे तो उन्हें पूछिए कि बताइए तू क्या था उस टाइम पे, तू भी तो न्यू क्या था ना कि मास्क लगाना चाहिए, तू भी तो न्यू क्या था कि वैक्सीन लगानी चाहिए। और कोई इनेलो वाला आवे, कोई और दूसरी पार्टी का आवे, सारे के सारे एक ही भाषा बोल रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के अनपढ़ लोगों को तो पता था कि खेल क्या चल रहा है, पार्टियों को नहीं पता होगा क्या? भाई के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पता नहीं होगा? उसके तो सारे कुंबे में थे, किसी ने भी नहीं लगवाया, तो उसने अपने वर्कर आधे क्यों नहीं गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पर देश के लोगों को रगड़ने की बारी आएगी उस टाइम सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। लेकिन जब देश के लोगों को रगड़ा जाता है तो यह देखा जाता है कि कौन सी जात का आदमी रगड़ा जा रहा है। आपको ध्यान होगा मेयर के चुनाव थे और करनाल में मेयर के चुनाव से एक दिन पहले मुख्यमंत्री की फोटो छपी थी और कुछ पंजाबी भाइयों की फोटो छपी थी। याद है आपको? चुनाव से पहले वो करनाल के लोगों से अपील कर रहा था कि मैं थारा पंजाबी भाई हूं, यहां पंजाबी ज्यादा हैं। ईब जीब एक पंजाबी भाई भीतर पड़ा है तो मुख्यमंत्री ने उसको अंदर कराया। इस टाइम पे क्योंकि वो चुनाव जीत लिया तो वो भाईचारा गया, इस टाइम पे वो देश की जनता बन गई, है कि नहीं? इस टाइम वो जनता बन गई। जब जी करे इनका ये किसी ने जात का बना दे हैं, जब जी करे धर्म का बना दे हैं, जब जी करे पार्टी का बना दे हैं, जो सी चीज इनके सूट कर दी लागे वह बना दे हैं। और हम इंसान भी नहीं बन पाए आज तक कि किसी इंसान के साथ अगर गलती हो रही है, मतलब हम लोग यहां बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि हम किसी का पक्ष लेने के लिए आए हैं, किसी का साथ देने के लिए आए हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए आए हैं। लेकिन करनाल की जनता सो रही है क्या? यहां होना तो यह चाहिए था कि यहां पर खड़े होकर के उनसे सवाल पूछो, करे वीडियो में साफ साफ दिखने लग रहा है कि आकर्षण ने क्या है। उनके लिए अगर धाराएं बनती हैं तो आने वाले टाइम में जब इनके लागेंगे जूत, जितने बड़े अफसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता जब इनके लत्ते पाड़ेगी फिर क्या हाल होगा? मैं ये आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस आंदोलन को इस तरीके से लड़ा जाए कि एक तो ये आंदोलन अन्याय के खिलाफ एक आवाज बन जाए कि यो धरना परमानेंट रहेगा, चाहे यहां 5 मानस रहो, लेकिन यो धरना परमानेंट रहेगा और देश के लोगों तक मीडिया के माध्यम से आवाज जाए कि भाई आज यहां पर बलात्कार के पीड़ित अपनी आवाज उठाएंगे, आज यहां पर जमीन की जो गलत रजिस्ट्रियां सरकार करने लग रही है उसकी आवाज उठाएंगे, आज आधार कार्ड के नाम पे जबरदस्ती जो करने जान लग रही है, वो जो छोटे बच्चों को जबरदस्ती जो है इंजेक्शन लगाने का ड्रामा चल रहा है वो, फिर देश के अंदर जो पानी भी अभी बिल आने लग गया, आप लोगों को पता लगा होगा गांव में भी पानी का बिल आने लग गया है और सरकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि आने वाला युद्ध पानी के ऊपर लड़ा जाएगा। तो अब आपके जीवन के सारे निर्णय सरकार लेगी, आप नहीं लेंगे।
आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, करोगे तो कैसे करोगे, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके कौन से इंजेक्शन लगेंगे सरकार बताएगी, फिर उसके कौन से कागज बनेंगे सरकार बताएगी, वो कागज सारी चीजों के साथ जोड़ने पड़ेंगे सरकार बताएगी, आपको आधार कार्ड के साथ सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी का बिल, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, बैंक का खाता, आपके ट्रैक्टर के कागज, आपके जितने और आरसी हैं सारी की सारी आपकी, फिर जिंदगी जब बिजली का बिल और गैस के कनेक्शन भी जब जुड़ जाएंगे, फिर सरकार एक दिन आके आपको बोलेगी कि भाई तुमने तीसरी डोज को नहीं लवाई थी क्योंकि वो कागज बोलने लग रहे, इसलिए थारा बैंक खाता भी सील, इसलिए थारा आधार कार्ड भी सील, इसलिए थारा सब कुछ सील, क्योंकि पहले इन्होंने टारगेट किया था, याद होगा ना, बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, स्कूल में नहीं जा सकते, पेपर नहीं दे सकते, राशन नहीं मिलेगा, दुकान नहीं खोल सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, ये कह रहे थे ना। इसका मतलब ये हुआ आने वाले टाइम में अगर आपकी रोटी को काबू करना है तो केवल आधार कार्ड काबू कर लो, उतने में काम चल जाएगा। क्यों जी, आधार कार्ड बंद करो, सारी सेवाएं बंद, उसके बाद गोडा आवेगा आदमी जो कुछ करेगा, और फिर हम लोग क्या कहेंगे, हम क्या करें, हम अकेले हैं, सरकार के साथ कैसे लड़ें। अब वो टाइम आ गया जब देश के लोग सरकार को ये बताएं कि हम अकेले नहीं हैं, पहली बात तो हम बेचारे नहीं हैं, हम इस देश की जनता है और जनता ही सरकार है, जनता ही मालिक है, जनता बताएगी इन लोगों को, वो जो जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, जो नेता बने हुए हैं, वो प्रतिनिधि हैं हमारे, वो हमारे तरफ से भेजे गए लोग हैं जिनको हमने अपनी ताकत दी है ये कह करके कि जाओ तुम हमारे लिए नीतियां बनाओ, वो हमारे लिए नीतियां बनाने के लिए हैं, और फिर हमारे टैक्स के पैसे से जो पैसा आता है उस पैसे से इन अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, तो ये हमारे नौकर हैं। तो आज ये मौका आ गया है कि देश के लोग अपने अधिकारों को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, अपनी एकता और अपने संगठन को पहचाने। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर सारे अफसर, सारे के सारे नेता, सारी पार्टियों के वर्कर अगर एक साइड में रख दें तो देश का ज्यादा से ज्यादा 10% संख्या बनेगी, सारे नौकर और पार्टियों के वर्कर मिला करके 10% मैक्सिमम बनेगा टोटल, यानी कि हम लोग 90% है जो यहां बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को घर से निकलने की आदत नहीं है। इस देश की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण रहा है शरीफ और ईमानदार आदमी की चुप्पी। जिस दिन से शरीफ आदमी चुप हुआ है, जिस दिन से ईमानदार आदमी ने बोलना बंद कर दिया है, तब से प्राइवेट कंपनियों के मालिक अपने बच्चों को बहुत बुरी तरह से उनका शोषण कर रहे हैं। वही काम स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, वही काम हमारे साथ राजनीति में हो रहा है, वही साथ हमारे साथ दफ्तरों में हो रहा है। इसलिए देश के जितने शरीफ लोग हैं, जितने ईमानदार लोग हैं, उन लोगों को मिल करके इस लड़ाई के अंदर आगे आना होगा। पार्टियां आपका भला करने वाली नहीं है। राजनीति केवल वोट डालने की राजनीति नहीं होती है। कई लोग ये बोल देते हैं कि ये तो राजनीति करे, भाई ये तो कह देंगे ना राजनीति करे। हम ये कहते हैं कि एक तो इतना नीच आदमी है कि वो लॉकडाउन लगाएगा, धंधे बर्बाद करेगा, नौकरी खोएगा, खाएगा, हमको घरों से बाहर नहीं निकलने देगा, और जब हम लोग बेसहारा हो जाएंगे और भूखे मरेंगे, हमको वो 5 किलो अनाज की भीख देगा, और उस भीख देने के अंदर भी जलील करने के लिए देश के लोगों को उस बैग के ऊपर अपना फोटो लगाएगा और उसको उत्सव मनाएगा कि हमने 80 करोड़ लोग बर्बाद कर दिए, भिखारी बना दिए। वो तो ऐसी राजनीति भी कर लेगा, और हम लोग अपनी मांग भी नहीं उठा सकते। हम ये कहते हैं हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज, लोकतंत्र है ये। कैसी राजनीति कि जो करने वाला है, जैसे सत्ता पक्ष अगर ये कहता है कि मैंने इतना भला कर दिया, तो फिर देश के लोग खड़े होकर कहे कि तने यो सत्यानाश भी तो कर दिया। तो राजनीति केवल वोट डालने की राजनीति नहीं होती है, बल्कि वोट डालने के बाद अगले 5 साल अपने उस वोट में दिए गए अधिकार की रक्षा करने के लिए आवाज उठाने को भी राजनीति कहते हैं। तो अगर कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होने को और सच बोलने को राजनीति कहता है, तो हाँ, सब लोगों को राजनीति करनी चाहिए, हमको भी करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए।
लेकिन बात होती है कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीति अगर कर रहा है तो वो नीच है। राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इसलिए कि उसको उस चुनाव से अपना चुनावी फायदा उठाना है। तो आज तो चुनाव नहीं है, 1.5 साल बचे हुए हैं अभी तो, हैं 6 महीने बचे हुए हैं। हाँ 2023 आ गया, सितंबर में, दिसंबर में नहीं होने हैं। जनवरी फरवरी तक ले आ जाएंगे ना। दिसंबर में चुनाव हुए थे पिछली बार। कौन से दिसंबर में हुए थे? ये 2000 लोकसभा के लोकसभा के चुनाव मई 2024 में हुए थे, और अभी हमारे पास 1 साल बचा हुआ है मई 2024 का। मई में हुए थे और अक्टूबर में हुए थे हमारे विधानसभा के 2024 में। 1.5 साल बचा हुआ है हरियाणा की राजनीति में। सरपंची के वो इसलिए करवाए जी, सरपंची वाला भी खेल बता देता हूं आपको। सरपंची वाले क्यों करवाए? आप लोगों में से किस किस ने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का नाम सुना हुआ है? सुना किसी ने? ये सारे जनता सरकार मोर्चा वाले हैं। जनता सरकार मोर्चा से बाहर के लोगों को कितनों को पता है? एक को भी नहीं पता। अब मैं आपको खेल समझाता हूं 2-4 चीजों का। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट आप जाकर के सर्च कर लेना। उसके अंदर क्या है कि भारत की सरकार इजराइल की कंपनियों के साथ कुछ मामलों में समझौता करेगी। इजराइल इजराइल इजराइल, ये याद रखना है आपको, क्योंकि हम बहुत बार कहेंगे, जब हम ये कहेंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके तहत ये सारा खेल चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आकर्षण उपल का केस कोई आकर्षण उपल का केस है? सबसे पहले तो ये देखें हम, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई का केस नहीं है, आकर्षण के साथ बहस नहीं है। सरकार को मौका चाहिए ये बताने के लिए कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा उसको रगड़ दिया जाएगा, ताकि बाकी के लोग बोलने की हिम्मत ना कर पाएं, ताकि और लोग चुप हो जाए। और इतने बड़े पत्रकार का ही इतना कर दिया तो हमारे साथ क्या करेंगे, लोग ऐसा बात ना करने लग जाएं। तो ये जो डराने का माहौल है, ये लगातार पिछले 8 साल से 9 साल से आपके साथ चल ही रहा है। इस डराने के माहौल में सरकारों की ये, खास तौर पे भारत की सरकार की ये इच्छा रही है, इससे पहले वाले की भी थी और इस वाले की भी, कि इस देश के अंदर इजराइलियों को ले आया जाए। ये चालू हुई थी 1392 में, जो पेपल वूल चालू हुआ था, वहां से दूसरे देशों के ऊपर राज करने का खेल चला था। उसी षड्यंत्र के तहत 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत के अंदर, और बाद में वो अंग्रेज जो हैं इस देश पर राज करने लग गए थे। अब हम लोगों ने इकट्ठे हुए, हम लोग कई 100 साल तक भिड़ते रहे। 1857 में जाके क्रांति फूटी, फिर उसके बाद भी 90 साल बाद 1947 में उन्होंने जब ये देख लिया कि ये तो हर गांव से लोग खड़े होने लग गए, हमने बात ही नहीं करने देंगे, हमारे अंदर मतलब पुलिस अधिकारियों को अंदर नहीं घुसने दे रहे गांव में, तो फिर उन्होंने सोचा अंग्रेजों ने कि भाई देश तो छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि एक काम करते हैं, अंग्रेज तो शान ही दिखाई दे जाए कि भाई वो अंग्रेज है। जो गरीब कोई आदमी अफ्रीका का आ जाए तो दिख जाएगा भाई अफ्रीका का है, अंग्रेज होगा तो अंग्रेज दिख जाएगा। अब उन्होंने एक प्लान किया कि एक काम करते हैं, इन्हीं के बीच में गद्दार होते हैं। हर कौम के अंदर, हर देश के अंदर, हर कम्युनिटी में गद्दार होते हैं, जिनको लालच होता है सत्ता का, पैसा का या और सुविधाओं का। पहले उन लोगों को ढूंढ के निकालो, इन्हीं के बीच के गद्दारों को पहले सत्ता पे बिठाओ। समाज के सबसे, आज आप अगर देखोगे पब्लिक का एक भी लीडर विधानसभा में नहीं है, समाज की बात करने वाला एक भी लीडर जो है विधानसभा में नहीं है। पता है ना विधानसभा में कौन है? जिसने 12,000 एकड़ जमीन झज्जर की बेची, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूरे देश ने बेचने लग रहा है बीजेपी व लाख के। चौटाला साहब ने, याद होगा, एक मैंने नहीं करना, चौटाला साहब बढ़िया है भाई, लेकिन एक बात समझो, चौटाला साहब ने 2009 में एक बात कही थी कि तुम लोग हमारी सरकार बना दो, सरकार बनने से पहले हमारी सरकार बना दो, ये जो SCZ है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो जमीनें दी हैं, इनमें किसान का कूड़ा भरवा देंगे। उसके 2 महीने बाद, उनके इस बयान के 2 महीने बाद, उस FIR में उनका नाम डाल दिया गया जहां उनका एक भी दस्तक नहीं है, और वो 10 साल जेल की काट का है, और उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। आज वो विधानसभा में नहीं है। पब्लिक लीडर हुआ करते थे, वो साफ कर दिया।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बचा हुआ है पब्लिक लीडर, आने वाले टाइम में कैप्टन अमरिंदर की तरह अलग पार्टी बनाएगा और भाजपा का साथ देगा, गारंटीड। जो लोग उसके साथ हैं अब सुन लो, यानी पब्लिक लीडर कोई नहीं होगा। अश्विनी चोपड़ा था पहले हमारे एमपी, उसके पास जाओ, क्या कहता था, मेरे को वोट नहीं दी, मोदी को वोट दी, जाके उससे पूछो, ठीक है ना। और ये ना अभी तो और जो जिंदा बैठे हैं उन लोगों से अगर आप जाके मिलोगे, पब्लिक लीडर नहीं मिलेगा। समाज का सबसे वाहियात, सबसे नीच आदमी ढूंढते हैं सबसे ऊंचे वाले पद पे बिठाने के लिए। अब हमारे खच्चर साहब कोई देख, सॉरी खट्टर साहब कोई देख लो, है फिसल जाती है कई बार जबान। ये सही फिसली है, खच्चर ही है वो, भाई खच्चर है। खच्चरों का भी नाम बदनाम कर दिया ना, तो खच्चर तो कहीं ना कहीं स्टैंड। खच्चर तो चलो कहीं ना कहीं काम ही आ जाते हैं, ये तो किसी लायक भी नहीं। ये तो कितने लायक नहीं है। मैं खच्चरों से माफी मांगता हूं, ऐसे नीच आदमी की बराबरी करी। जिसका ब्याह होता है ना, काम तो वही आता है। ये तो नहीं, मैं खच्चरों से ही माफी मांग रहा हूं भाई, मैंने आपका नाम इसके साथ जोड़ा, ठीक है। अभी इस आदमी को बिठा दिया सबसे ऊंचे वाले पद के ऊपर। तो अब मैं जो बात लेके आ रहा था, मैं उसी पॉइंट पे लेके आ रहा था कि भाई अपने देश के ही कुछ गद्दारों को बिठा दिया उनको सत्ता के अंदर, और उनकी ड्यूटी लगाई कि आपको एक काम करना है, ऐसे इंतजाम करने हैं कि ये आदमी जो है ये गुलाम महसूस करें, एक दूसरे के साथ लड़ते रहें और इन लोगों के ऊपर हमारा राज चले। इनकी जमीनें भी हमारे को हथियानी हैं, इनके मकान भी हमारे को हथियाने हैं, और उसके लिए इंतजाम करो। तो इन्होंने सोचा कि समाज का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा, पूरा कल्चर बदलना पड़ेगा। जो भाईचारा चल रहा है उसको तोड़ के इनके बीच नफरत लानी पड़ेगी। जो ये बीमारी नहीं पड़ते, अब आज से 50 साल पहले देखोगे गांव के अंदर किसी भी गांव में कोई भी अस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। तो डॉक्टर नहीं तो इसका मतलब बीमारी नहीं थी, जब नहीं तो डॉक्टर की जरूरत नहीं। ज्यों डॉक्टर आने लगे त्यों बीमारियां बढ़ने लगी, यानी डॉक्टरों के आने से बीमारी बढ़ी है, इलाज नहीं बढ़ा। अब यह चीज समझे नहीं। उसके बाद उन्होंने खेत के अंदर ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड और केमिकल डलवाने स्टार्ट किए कि ये लोग परमानेंट बीमार पड़े तो पैसा हम लोगों को दे। और जिस टाइम पे अगर आपको ध्यान हो, अगर 30-40 साल पहले लोग बैंकों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, और बैंकों पे भरोसा ना करने के कारण उन लोगों ने क्या कोई ना रोकता क्यों नहीं बात ना, क्यों गया रोटी खा लो, रोटी ये दुख भी हो रहा है, इतने फरेब हो रहे, इतनी पाप हो रहा, तो रोक इस बात ना। रोटी खा ले पहले, फिर उसके बाद बात करांगे। रोटी खा लेना, रोटी कर ले। रोटी खा के फिर कर लांगे, सुन तो ले पहले हमें। उस टाइम पे इन लोगों ने बैंकों का प्रचार करने के लिए क्या किया कि भाई न घरों में गांवों के अंदर चोरियां करवाई। आपको पता होगा चोरियां करवाई। कभी पुलिस थाने में पुलिस वालों से बात करके देखना, चोरों से बात करके देखना, आज तक किसी भी चोर को कोई बड़ी सजा कोर्ट नहीं दे पाई है। कारण क्या है? चोरी सिद्ध होगी तो सजा होगी, और चोरी सिद्ध कब होगी? जब चोरी का मार पकड़ा जाएगा। और जब चोरी का मार पकड़ा जाएगा, चोर न्यू कहता पकड़ना आधा तेरा आधा मेरा, छोड़ तू रिकवरी ना करे बस, तो रिकवरी नहीं होएगी। तो चोरी सबसे बढ़िया जुर्म माना जाता है। सबसे बढ़िया क्राइम कौन सा? चोरी करो, महीना 2 महीना भीतर रहो, अपना आइयो ना अपना हिस्सा दो, और छुट्टी बाहर आगा अपना हिस्सा बरतो, फिर जिप्पी से खत्म हुआ फिर एक चोरी कर लो बढ़िया सी। तो उनका एक बढ़िया काम रहा है। तो बैंक वालों से मिलकर के इन्होंने, बैंकों वालों ने चोरियां करवाई गांव में, ताकि लोग अपना पैसा बैंकों के अंदर जमा करने लगे। आज से 40 साल पहले जिसके बुजुर्गों के पास बैंक मैनेजर इसलिए आया था कि हमारे पास पैसा जमा करा दो, आज हमारे घर वो इसलिए आवा है कि अपना लोन चुकता कर दो। जिन घरों में सोने चांदी की भरमार होया कर दी, आज उनका सोना और चांदी सारा बैंक लोन में जा ले। गोल्ड लोन लिख रहा कितना बड़ा, सारा पे गोल्ड लोन। इस टाइम क्या हो रहा है? डांगरा पे लोन ले लो, ट्रैक्टर पे लोन ले लो, कार पे लोन ले लो, गोल्ड पे ले लो, मकान पे ले लो, जमीन पे ले लो, खेत पे ले लो, क्या पे ले लो। यहां तक कि हमारे बच्चों को क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिए, इसका मतलब कच्चे भी लोन पे हैं। ये हाल हो गया हमारा। हर आदमी को कर्जदार बना दिया गया। अब इन कर्जदार आदमियों को रगड़ना कितना मुश्किल है बताओ भाई। यहां जितने लोग बैठे या देश के अंदर, ये लोग कौन बैठे हैं?
जो भी शायद ये लोग कर्जदार नहीं होंगे, इन्हें कर्जा देना नहीं होगा। जो कर्जा देना है वह तो अपना नौकरी की लड़ाई में तड़के सांझ पागला की तरह लगे पड़े हैं। उन्हें तो जड़ान की फुर्सतें को नहीं, क्योंकि EMI भरनी है। उन्हें पूरा का पूरा ढांचा बदल दिया। अब आते हैं हम लोग सरपंचों वाली लड़ाई पे। सरपंच के इलेक्शन नहीं होने दिए, भाई साहब कह रहे थे 2 साल एक्सटेंड करा दिए। वो क्या खेल था? आपको अगर ध्यान हो, लाल डोरा तोड़ा सरकार ने, लाल डोरा तोड़ के घरों की रजिस्ट्री करवा दी। हमारे पुरखे बड़े शाणे थे, उन्हें पता था ये टाइम आ सके है आने वाले टाइम में, इसीलिए उन्होंने हमारे को एक कल्चर दिया था कि जिस जगह पर हम रहा उसकी कदे भी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री होगी तो काल न उसने लोन पे ठा देंगे लोग बाग, बैंक वाले लोन देने शुरू कर देंगे। शुरू भी कर दिया उन्होंने कि यह चीज तो कम से कम छीननी नहीं चाहिए, अपनी रहने वाली जगह कम से कम नहीं जानी चाहिए लोन पे, और वो लोन को ही रिजेक्ट किया करते थे। अब इनको जमीनें चाहिए थी, लाल डोरा तोड़ के सरकार ने अपनी सामूहिक जमीनें जो है अपने नाम कर ली। पहले गांव का स्कूल की जमीन पंचायत के नाम होती थी, अब वह सरकार के नाम है। जोड़ की जमीन पंचायत के नाम थी, सरकार के नाम है। शामलात की जमीन हो, कम्युनिटी सेंटर की जमीन हो, चाहे वहां कोई और अस्पताल की जमीन हो, डांगरा का अस्पताल हो, मानसा का अस्पताल हो, बनी की जमीन हो, चाहे कोई जमीन है, सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। और बैंकों ने लोन दे करके मकान की भी अपने पास गिरवी रख लिए, और खेत के भी KCC किसान क्रेडिट कार्ड बना के बैंकों ने अपने पास लोन रख लिए। अब इनको चाहिए था कब्जा। अब कब्जा कैसे करना है, गांव का कल्चर खराब कैसे करना है, तो इन्होंने लेकर के आए इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। अब इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में इजराइल को गांव के अंदर घुसाना है, क्योंकि यह बात 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ेगी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन अंग्रेजों को भेजा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी अंग्रेज, वो भी इजराइल ने ही भेजे थे। अब ये लोग क्या कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, इनके जोड़ों के ऊपर सबसे पहले एक विकास कार्य चालू करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बड़ा सा गांव लो, बड़े गांव के अंदर जिन गांव को ये लोग नगर पालिका बनाने के लिए चले गए ना, जैसे कंबोपुरा है, बास है, बाद में लोगों ने लड़ाई लड़के वापस उसको ग्राम पंचायत बनवा लिया था। तो ये उस जोड़ को लेंगे कि गांव के लोग जोड़ को संभाल नहीं सकते, जोड़ संभालेगी इजराइल की एक कंपनी। वह इजराइल की कंपनी क्या करेगी, हमारे को मतलब इस जोड़ की सफाई करेगी। सफाई करके उसके बाद वहां बढ़िया बढ़िया पार्क, लॉन और ऐसे इंटरलॉकिंग वाली ईंटें लगा करके डेवलपमेंट दिखाएगी। अखबारों में छपेगा कि भाई बहुत बढ़िया विकास चल रहा है, दूसरे लोग भी कहेंगे बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर उस जोड़ के बाहर वो ये कहेंगे भाई कंपनी को घाटा हो गया। जिस प्रकार से हाईवे बनाने वाली कंपनी को ही टोल वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है, वैसे ही उस जोड़ पे उसको कमाई करने का अधिकार दे दिया जाएगा, टोल वसूलने का। तो वहां लग जाएगा एक बैरियर कि जब किसी ने अपने डांगर प्याणी पाने लेकर जाने हो तो कान के ऊपर फास्टैग पहले ही लगा चुके हैं वो डांगरा के कि भीतर जान दे, खाते में तो पैसा कट जाएगा। अब गांव के लोग विरोध करेंगे तो गांव के लोगों के विरोध को रोकने के लिए शुरुआत में ये कहेंगे महीने का 1 रुपया देना बस। अब महीने का 1 रुपया देना है, 1 रुपया तो थोड़ा अधिक है, लेकिन उस 1 रुपये के पीछे की मनोविज्ञान को कोई नहीं समझता। उस 1 रुपये के पीछे का मनोविज्ञान यह है कि गांव के लोगों ने मान लिया कि जोड़ कंपनी का है। अगर रोड पे प्राइवेट कंपनी टोल टैक्स ले रही है तो अपन ने मान लिया कि यू कंपनी का है। अगर अपने को पानी देने के नाम पे सरकार पैसा ले रही है या फिर प्राइवेट कंपनी पैसा ले रही है तो हमने मान लिया कि पानी कंपनी का है। ये मनोविज्ञान समझना पड़ेगा, अपने मनोविज्ञान के साथ ही खेल रहे हैं। तो अपन ने मान लिया कि भाई कंपनी का है। अब वहां पर आने वालों के लिए लग गया, किसी ने सैर करनी है तो उसके लिए महीने का कार्ड बनवा लो या साल का बनवा लो, 100-200 रुपए देकर। आपने ध्यान हो, रोहतक के अंदर स्टेडियम में सैर करने वालों के लिए इन्होंने 100 रुपए फीस रखी थी महीने की, बाद में विरोध हुआ तो वो वापस ले लिया आदेश। इसी प्रकार से करनाल के अंदर 100 गज के मकान का साल का 1 लाख रुपए टैक्स लगेगा। ये 2021 में फरमान जारी किया था।
बाद में फिर उसको वापस ले लिया इन लोगों ने, जब लोगों ने विरोध किया। ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि अपने ही मकान में किराएदार बनने के लिए ये लोग तैयार हैं कि नहीं है, अपने ही गांव के अंदर ये लोग अपनी चीजों को सौंपने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अब ये लोगों ने क्या करा कि भाई वो कहेंगे कि इस जोड़ के अंदर झींगा और मछली पालन कर सकता है, कंपनी कर सकती है। अब वहां मछली पालन शुरू हो गया, झींगा पालन शुरू हो गया। अब वहां कुछ लोग जो है वो ये कहेंगे कि यार मच्छी खाना आवा तो ठीक है भाई, कोई नहीं, उसी जोड़ के बाहर एक रेस्टोरेंट बना देंगे छोटा सा, गांव के बालका ने खाना हो, शहर के लोग खुली हवा में जानते हो भाई गांव का कल्चर देखने जाएंगे तो वहां पे मच्छी खाने का जुगाड़ वहीं पे हो जाएगा। अब मच्छी खाओ ना, सोचा चल थोड़ी बहुत दारू का भी अरेंजमेंट हो जाए तो एक आता भी बना देंगे, कोई दिक्कत है। एक आता बना दिया, मच्छी खा ली, बाद में सोचेंगे यार डांस डूंस का प्रोग्राम करो, एक डीजे वाली भी लग जाएगी, वहां फ्लोर लग जाएगा, डीजे फ्लोर। अब गांव के अंदर डीजे फ्लोर आ गया, दारू आ गई, मच्छी आ गई, केकड़े आ गए, झींगा आ गया। उसके बाद किसी ने एंजॉय करना हो तो कोई बात नहीं है कि यहाँ कमरे भी बना देते हैं 5-4 भाई, अगर किसी ने ये नाला एंजॉयमेंट करना हो जिसे यहाँ बड़े बड़े लोग करा करें। तो मतलब गांव को रंडी खाना बनाने का इनका पूरा प्लान तैयार पड़ा है, जिसका नाम है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। अब ये बात हम पहले से बताते आ लग रहे हैं, और अब इन्होंने कुछ स्कूलों के, कुछ गांव के जो जोड़ हैं उनका नाम रख दिया निर्मल सरोवर। आप लोग देखना, आपके गांव में कब्जा दिखाने के लिए इन्होंने एक बोर्ड लगा दिया है निर्मल सरोवर के तहत। अभी इजरायली कंपनी को एंटर करने के लिए कम से कम 1 करोड़ का 2 करोड़ का ठेका देना है। अब वो ठेका सरपंच तो ना देवे, सरपंच तो लोकल आदमियों को ठेका देगा, सरपंच तो कहेगा हम तो गांव वाले मिलकर न कर लेंगे इसने साफ। तो उस सरपंच से अधिकार ले लिए जाएं, इसीलिए ई टेंडरिंग लाई गई। अब लोगों को यह लगता है कि सरपंच बेईमान ना करें, जहां तक विरोध कर रहे हैं। असलियत में ग्राम पंचायत के अंदर काम होने के दखलंदाजी सरकार करना चाह रही है कि यहां हम ही आएंगे, स्कूल भी हमारे हिसाब से चलेगा, अस्पताल भी हमारे हिसाब से चलेगा, जोड़ भी हमारे हिसाब से चलेगा, गांव का कोई दखलंदाजी नहीं होगी। यानी गांव के लोगों को ही गांव के अंदर किराएदार बनाने की योजना है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। अब ये बात गांव के लोगों को समझ में नहीं आई, ये तो तभी आएगी जब जाकर के वहां बात करेंगे। इसी तरीके से आने वाले टाइम में आपके जो मैक्सिमम चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया मकान, गाड़ी, घर, और घर तो ही गया, फैक्ट्री या फिर खेत, ये सारे के सारे लोन पर हैं, इस वक्त बैंकों के पास पड़े हुए हैं। अब आप लोगों के अंदर एक दिमाग में डाल दी, कुछ याद हो अगर आपको, कुछ साल पहले बैंक कर्मचारियों के फोटो कुछ अपलोड करते हैं वो लोग सोशल मीडिया पर, जिसमें खास तौर पे सरकारी बैंक के कर्मचारी होते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि बैंक कर्मचारी काम करके राजी नहीं है। तो फिर गांव के लोग बोलने लग जाते हैं कि ये तो प्राइवेट होने चाहिए भाई, ये तो प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। अब एक बात बताइए, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं आपके यहां इस मंच के माध्यम से, कि 1 रुपया होया करे असली रुपया, और 1 रुपया होया करे हवा में बना हुआ रुपया, जिसके बारे में गांव के लोगों को तो पता ही नहीं है। गांव के छोड़ो, पढ़े लिखे लोगों को छोड़ो, बैंक में काम करने वाले लोगों को भी नहीं पता है बैंक के, क्योंकि कुछ हम जब बात करते हैं ना, बात करने के बाद उनको समझ में आवे मैनेजर का, और बात तो तू साची करा, फिर के भाई आन लग रहा है तेरे सामने, दुश्मन आन लग रहा है लठ लेकर, अपना इलाज करके देख लो, तुमने बचना है कि उल्टा वार करना। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि हमने बैंक को मतलब आरबीआई को चिट्ठियां डाल के, आरटीआई डाल के हमने उनसे कुछ सवाल करे हैं। इस बारे में सुनील का भी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। सुनील ने बैंकों के साथ इस बारे में चिट्ठियां डाल के, और इसके कुछ लोन के कागज थे, उन पर जब देखा तो असली खेल समझ में आया। मान लो बैंक ने, आरबीआई ने पैसे छाप दिए 100 करोड़ रुपए, है जी, 100 करोड़ छाप दिए, और वो 100 करोड़ छाप के दे दिया लोन, देश के किसान को दे दिया, आपके मकान का दे दिया, फैक्ट्री का दे दिया, लोन दे दिया। लोन देकर बैंक को जब पहली किस्त आती है तो बैंक उसको फिर से वापस लोन दे देता है, चक्रवृद्धि ब्याज लेता रहता है। अगर आपने कभी कोई गाड़ी खरीदी हो या उसकी इंस्टॉलमेंट दी और उसका लोन का अगर सही हिसाब करोगे, तो बैंक का अपने पैसे को बढ़ाने का जो लगभग रेट होता है वो लगभग 48% होता है। यानी अगर इस साल उसने 100 करोड़ रुपया अगर बैंक लोन बांटा है पब्लिक में,
तो एक साल बाद उसका जो टोटल ब्याज की जो अमाउंट है वो लगभग 50 करोड़ हो जाएगी, 50%। तो अगले साल बैंक कितने रुपए का मालिक हो जाता है? 150 करोड़ का हो गया। क्योंकि दिखाते क्या है, 10% 12% का ब्याज दिखाते हैं ना वो लोग। अब 12% पे जितना इंस्टॉलमेंट आया पहले महीने का, उसको फिर से वो मूलधन बना देंगे। उस मूलधन पर फिर से इंटरेस्ट आएगा अगले महीने का, फिर अगले महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो वो जो ब्याज था वो मूलधन बनता रहता है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं। 1 करोड़ रुपया लोन लिया हमारे एक साथी ने, दे देगा, मतलब 5 साल हो गए, 10 साल उसने देना है। वो न्यू कह रहा है कि मैं दे चुका 56 लाख रुपया, अब भी 1 करोड़ 13 लाख रुपया देना पेंडिंग पड़ रहा है उसका। लॉकडाउन के अंदर उसकी 4 किस्तें टूट गई थी सिर्फ इस वजह से कि वो कहते हैं कि ब्याज पहले लेता है बैंक ना, पहले ब्याज पूरा करेगा, फिर उसमें से मूलधन में से जितना कम होता रहेगा वो मूलधन कम होता रहेगा। 6 महीने के बाद, साल बाद तो देखोगे आपका मूलधन तो उतना ही पड़ा रहा है, ब्याज पूछा आपने। तो वो जो ब्याज का रुपया है उसको बैंक छाप नहीं सकता। अब जब मार्केट के अंदर 100 करोड़ था और बैंक ने लिख लिया मैंने 150 करोड़ लेना है, अब ये 50 करोड़ कहां से आएगा? ये तो है ही नहीं ना। अगर बैंक ये कह देगा कि मेरे पैसे सारे जमा कराओ, तो मार्केट में केवल 100 ही करोड़ है तो वापस लेना। तो हमने बैंक से पूछ लिया कि आपके पास छपा हुआ रुपया और इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में जो ब्याज का रुपया, ये टोटल कितना रेशो है? तो बैंक ने हमको जवाब दिया 1:9 का रेशो है। यानी 1 रुपया अगर असली है तो 9 रुपये हवा के हैं जो कहीं है ही नहीं। कहने का मतलब, अगर आज बैंक डूबने लगता है या आज बैंक कहता है कि अपना सारा पैसा जमा कराओ, तो मात्र 10 में से 9 व्यक्ति जमा नहीं करा पाएंगे, मात्र 1 व्यक्ति जमा करा पाएगा। मतलब 10% लोग अपना लोन चुकता कर पाएंगे, 90% अपना लोन चुकता नहीं कर पाएंगे। और जब लोन चुकता नहीं कर पाएंगे तो 2 रास्ते हैं, या तो वो एनपीए हो जाएंगे, एनपीए हो जाएंगे तो उनकी जमीन की, मकान की कुर्की हो जाएगी, या फिर बैंक का पैसा मर जाएगा। अब देखना ये ताकतवर कौन है। 90% अगर लोगों की जमीन और मकान अगर बैंक का हो गया, बैंक का हो जाएगा ना अगर कुर्की होगी तो, और बैंक प्राइवेट हो गया, अडानी का हो गया, तो उन जमीन का मालिक कौन है? अडानी। और अडानी के पैसा कहां से चलता है? शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट कहां पर है? वॉल स्ट्रीट, लंदन से। और लंदन में कहां कौन बैठा है? वही इजरायली। जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट था, जो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, जो अंग्रेज हमारे पर राज करके गए थे बिजनेस करके, वही अंग्रेज अब दोबारा आए बिना आपको पूरे की पूरे देश को दोबारा से गुलाम करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप बोल ना पाओ, आपको चुप रहने की आदत पड़ जाए, आपको घरों में रहने की आदत पड़ जाए, इसीलिए क्लाइमेट के नाम पर, इसीलिए नए नए वायरसों के नाम पर, इसीलिए अलग अलग वेरिएंट के नाम पर यह खेल चलता रहेगा। और 2023 तक ये लोग क्या कह रहे हैं, 2030 तक इन्होंने कहा है, 2016 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये शब्द किसी को नहीं पता है, लेकिन गौर करोगे तो प्रधानमंत्री इनकी मीटिंगों में जाया मिलेगा, आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा वहां पे जाया मिलेगा, योगी जाएगा, मोदी जाएगा, जो भी आदमी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वहां जा रहा है, जो समझ लो वो आदमी इस खेल में शामिल है, उसी आदमी को ताकत दी जाएगी अगली बार के लिए। यहां क्लियर है पहले से कौन मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की वोट इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाती है? नहीं भाई साहब, इनको ताकत दी जाती है उस ईवीएम के जरिए। कौन देता है? वही वॉल स्ट्रीट वाले अंग्रेज। वो बताते हैं कि इस टाइम मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, पहले से लॉबिंग हो जाती है। वहां कोई ये नहीं होता आपकी वोट के बाद कुछ ताकत नहीं। मीडिया का तो काम केवल आपको ये यकीन दिलाना होता है। भाई एक बात देखो, पुलवामा करवाया, मोदी जी ने पुलवामा करवाया। अब पुलवामा करवा के है आपके पास, दे देंगे? हाँ बिल्कुल दूंगा ना साहब, हमारे पास तो पूरे दस्तावेज हैं। आप तो परमाणु की बात कर रहे हो। पुलवामा जब करवाया, लोगों को लगा कि 2019 के अंदर पुलवामा की वजह से सरकार आई। सिर्फ पुलवामा करवाया ही इसलिए गया था कि लोगों को ऐसा लगे कि इसकी वजह से सरकार आई।
सरकार पहले से ही तय थी किसकी सरकार आनी है। 24 के अंदर भी जिसके साथ नेगोशिएशन होगा, अगर अपोजिशन मीडिया को मैनेज कर गया तो भी उनके फायदे में, वो अपोजिशन को बिठा देंगे, वो लोग वही काम करना चालू कर देंगे। अगर देश के लोग खड़े हो गए, देश में अगर क्रांति आ गई, इस सरकार को गिरा दिया और अस्थिरता का माहौल आ गया, उसके बाद भी उनका फायदे में, क्योंकि उनका तो स्लोगन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्लोगन है ऑर्डर आउट ऑफ केओस। इसी का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके बारे में 3 बार प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। 1 बार लाल किले की प्राचीर से, 2 बार संसद से, और उसके बाद आज तो रोज की रोज 1 वर्ल्ड 1 नेशन 1 टैक्स 1 अर्थ 1 कॉन्सेप्ट, वसुधैव कुटुंबकम, G20, 1 हेल्थ, आयुष्मान कार्ड, ये उसी खेल का हिस्सा है। आपका सारा डेटा इन लोगों को चाहिए, सारा डेटा, क्योंकि डेटा इज द न्यू फ्यूल। इनके एक कॉन्सेप्ट है, डेटा इनका नया कॉन्सेप्ट है। अब आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि क्या आप लोग अपनी गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, अपनी आजादी को परोस करके इनको देने के लिए तैयार हैं, या अपनी अगली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ना मतलब अपना धर्म समझते हैं। हम लोगों को यह समझ में आ गया था बहुत पहले, ये बीमारी भी समझ में आ गई थी, ये लॉकडाउन भी समझ में आ गया था, इसका खुल के विरोध भी किया, लॉकडाउन भी खुलवाया, मास्क भी उतरवाया और सर्टिफिकेट मांगने वाला ड्रामा भी बंद करवाया। अभी आपसे दोबारा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग दोबारा फिर आ रहे हैं, और ये दोबारा आने के लिए ही हर जगह पर हर महकमे को डिस्टर्ब करने के लिए और बर्बाद करने के लिए हर महकमे का टॉप अफसर सबसे निकम्मा आदमी बनाया जा रहा है। चाहे किसी यूनिवर्सिटी का वीसी देख लो, चाहे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल देख लो, चाहे आप किसी संस्था का हेड देख लो, ये वहां पर जहां थोड़ी व्यवस्था ठीक चल रही है, वहीं किसी गंदे आदमी को भेज के पहले व्यवस्था को खराब करवा रहे हैं कि पहले ऑर्डर खराब हो, पहले माहौल खराब हो, और फिर इनके ऊपर सख्ती लादने के लिए, सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, आदेश देने के लिए ये जो लग रहे हैं, फिर आपके शहर को सबसे गंदा दिखाने के लिए ऊपर जहाजों से केमिकल छिड़के जाने लग रहे हैं। अभी आपको पता नहीं है, वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी ने एक आप लोगों के लिए एक रिसर्च करी थी। उन्होंने कहा आसमान में ऐसे वायरस पाए गए हैं कि आप जिंदगी भर बीमार रह सकते हो। वो वायरस कहां से आए, इसके लिए बोलते बोलते 3 साल हो गए कि भाई आपको जानबूझ के केमिकल छिड़के जा रहे हैं आपकी फसलों पर भी। साथ के साथ वेदर मॉडिफिकेशन, मौसम के अंदर अपनी मर्जी से बदलाव करने की टेक्नोलॉजी HARP पहले से बना चुके हैं। जहां सूखा लाना है, जहां बाढ़ लानी है, जहां बेमौसमी बरसात करनी है, जहां आपको बीमार करना है, सारा का सारा षड्यंत्र चालू है। अब आपको कभी एनवायरनमेंट के नाम पर, कभी फसलों के नाम पर, कभी इसके नाम पर आपका वो एजेंडा चलेगा जो मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2016 में अपनी वेबसाइट के ऊपर आधिकारिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने वाले हैं जिसके अंदर यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आप किसी चीज का मालिकाना हक आपका नहीं होगा। अभी आपसे धीरे धीरे आपकी गाड़ी का मालिकाना हक छीना जा रहा है, किसानों से उनकी जमीनों का मालिकाना हक छीना जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून आया, भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर अब आपकी जरूरत नहीं है। मान लो ये दुकान किसी की है और सरकार को अंबानी साहब कह देते हैं, अडानी साहब लिख के दे देते हैं कि इस जगह पर PPP मॉडल, PPP मॉडल के तहत मुझे ये यहां पर डेवलप करना है और मुझे ये जमीन चाहिए, तो मालिक की इजाजत नहीं ली जाएगी, मालिक से पूछा नहीं जाएगा, जो सर्कल रेट है उसके खाते में चला जाएगा, क्योंकि सरकार के पास उसका आधार कार्ड अपडेटेड है पहले से ही, उसके खाते में पैसा जाके नोटिस आ जाएगा, महीने भीतर खाली करना है, बात खत्म। अब अकेले अकेले कब तक लड़ोगे, आपके मकान पे भी आ जाएगा। ट्रीटी, अगर WHO वाली ट्रीटी का अगर मैं जिक्र करूं, आप लोगों को पता होगा, किसी ने सुना है WHO की ट्रीटी 2017 में बना के जनता सरकार मोर्चा से बाहर, किसी को नहीं पता। WHO की ट्रीटी बनी हुई है, पेंडेमिक ट्रीटी, नई ट्रीटी, और WHO बार बार कह चुका है। और एक हफ्ता पहले यूनाइटेड किंगडम लंदन की
पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने कहा था कि हम लोग साइन करने वाले हैं उसके ऊपर, और भारत भी साइन करने वाला है। और उस पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर मैंने यही आकर्षण उपल के साथ ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वो ट्रीटी के कागज हाईलाइट करके दिखाए थे कि ये लाइन लिखी हुई है तुम्हारे लिए, ये लाइन लिखी है तुम्हारी मां बहन के लिए, ये लाइन लिखी है तुम्हारी जमीन के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि यदि आपके मकान, आपके डंगर, आपके घर में रखे सामान और आपके खेत के अंदर वायरस होने की आशंका है तो सरकार उसको डिसइंफेक्ट कर सकती है। और डिसइंफेक्शन के अंदर लिखा हुआ है मारना, जलाना। उसमें बकायदा डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो आपके डंगरों को मार सकती है, वो आपके खेत में खड़ी फसल जला सकती है, आपके घर में रखे हुए सामान को जला सकती है सरकार। और सरकार का एक भी आदमी उसके लिए कसूरवार नहीं होगा अगर बाद में गलत साबित हो जाए तो। आपका टेस्ट किए बिना आपको घर से उठाया जा सकता है, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा सकता है। इन्होंने पिछले इस दौर के अंदर पिछले 3 साल में टेस्टिंग करी है। अभी तो ये गिरफ्तारी का वारंट जारी करके लेके गए ना आकर्षण उपल को, गिरफ्तारी का वारंट हो या बकायदा एफआईआर हुई, उसके बाद जरूरत नहीं है। अगर उनको यह नजर आता है कि देवेंद्र बड़ारा बोल रहा है बहुत ज्यादा, सच्चाई की पोल खोल रहा है, तो वो ये कह देंगे हमने पता लगा था, फलानी जगह था, आया था, ओड़ा वायरस फैल रहा था, इस आदमी के अंदर वायरस है, इन्हें ठा के ले जाओ, क्वारंटाइन कर दो और 14 दिन के बाद सफेद चद्दर में लपेट के पकड़ा दो, 18 आदमी तो चला गया। इन्होंने पहले टेस्टिंग करी है, ये आप लोगों को पहले बताया है कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम लोग चुप थे, देश की जनता चुप थी। अब अगला नंबर आपका है। जो अगर पुराने राजा महाराजाओं के बारे में कथा प्रचलित है ना कि अगर किसी की बहू बेटी सुंदर सी और पसंद आ गई तो ठुआ लिया कर दे, ये भी अफसर न्यू बिठवाएंगे, अब क्वारंटाइन कराओ इनकी छोरी ने। क्यों जी? अगर मान लो वो लोग मुझे उठा सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, आपको उठा सकते हैं, तो फिर किसी और ने भी तो उठा सके हैं। आप अपना इलाज अपनी मर्जी से नहीं करा सकते, आप अपने बच्चों को अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा सकते, आप अपनी मर्जी से अपने गांव में रह नहीं सकते, सड़क पे चल नहीं सकते, तो आपकी मर्जी है कहां से आजाद है हम? सबसे बड़ा सवाल है ये। और इस आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए ही यहां पर बैठे हुए हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये 1947 से पहले के तरह ही है। जो 1971 जो इंदिरा ने लगाया था ना 70 के दशक में, इमरजेंसी लगाई थी जो, उस आपातकाल का ही शुरुआत है ये। इस आपातकाल को समझ लेना पड़ेगा अपने लोगों को कि भाई साहब अगर आज नहीं बोले तो आने वाले टाइम में आपकी संतानों के लिए पूरा जुगाड़ है। एक बार अपने दिल पे हाथ रख करके अगर सोचने लगे कि अपने बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या आप आश्वस्त हैं? क्या आपको मालूम है कि कैसा होने वाला है? नशा आपकी गली में नहीं आएगा, गुंडागर्दी आपकी गली में नहीं आएगी, तलवार लेके गुंडे आपकी गली में नहीं घुस जाएंगे, आपके घर में नहीं घुस जाएंगे, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, जमीन कितनी बचेगी, आपका समाज कितना सुरक्षित है। अगर ये बातों का सवालों का जवाब अगर आप ढूंढने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने अपने बच्चों को नरक जैसा भविष्य देने का जैसा समाज तैयार कर लिया है। और इसको ठीक करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? प्राइवेट कंपनी क्यों उठावे भाई? उसमें तो प्रॉफिट चाहिए। सरकार क्यों उठाए भाई? क्योंकि सरकार में तो प्राइवेट कंपनियों के गुलाम बैठे हुए हैं। प्राइवेट कंपनी ठावे नहीं, सरकारी कंपनी ठावे नहीं, सरपंच ठावे नहीं, एमएलए एमपी ठावे नहीं, प्रधानमंत्री ठावे नहीं, मुख्यमंत्री ठावे नहीं, आपके स्कूल का मास्टर ठावे नहीं, आपका कोई वकील ठावे नहीं, आपका कोई और दुकानदार ठावे नहीं। इस जिम्मेदारी ने ठावेगा कौन? मेरे ख्याल से कोई नहीं उठाएगा, तो ये जिम्मेदारी हमको खुद उठानी पड़ेगी। बहुत से लोग पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप लोग किस दिशा में जा रहे हो, चाहते क्या हो? जनता सरकार मोर्चा के साथियों से कई लोग पूछते हैं चाहते क्या हो। हम ये कहते हैं भाई हमसे गलती हो गई या हमसे बड़ों से गलती हो गई कि समाज जिस टाइम पे बर्बाद हो रहा था उनकी आंखों के सामने, तब वो चुप थे। उनके घर में टेलीविजन आ गया, टेलीविजन ने जब रेप की घटनाएं दिखानी शुरू करी, टेलीविजन ने जब नशा दिखाना शुरू किया, टेलीविजन ने जब कत्लेआम दिखाना शुरू किया, कत्लेआम करने वाले आदमियों को हीरो बनाना शुरू किया, तो हमारे बच्चों के दिमाग खराब होने शुरू हुए। आज हमारे बच्चे मोबाइल के ऊपर बंदूक चला रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। भाई साहब हमको पता नहीं है
हमारे बच्चे अश्लील वीडियोस देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। और जिन लोगों को, जिन अभिनेताओं को और नेताओं को हमने अपना आदर्श मान लिया, जो मुंबई में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े जो पैसे कमाते हैं, वो लोग मोबाइल पर आकर कहते हैं 3 पत्ती खेलो, ड्रीम 11 खेलो, आप सट्टा खेलो। वो लोग अपने को सट्टा कह रहे हैं। वो लोग कहते हैं विमल पान मसाला खाओ, टिमका पान मसाला खाओ, आप तंबाकू खाओ, आप जर्दा खाओ, आप नशा करो। ये लोग मतलब दारू की कंपनियों की ऐड करते हैं, ये लोग कोका कोला की कंपनियों की ऐड करते हैं, ये लोग ऐसी चीजों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं जो हमारे बच्चों को बर्बाद करती हैं, जो उनकी सेहत भी खराब करती हैं, जो उनका दिमाग भी खराब करती हैं। तो जिस वक्त समाज बर्बाद हो रहा था, उस वक्त हमारे जो लोग चुप थे, जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, उनकी सजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये सजा ना भुगतें, इसलिए उनके लिए बढ़िया माहौल देने का अधिकार, बढ़िया माहौल देने की जिम्मेदारी वो हमारी है। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लगे हुए हैं। हमने निर्णय भी लिया है, जैसे जब हम चलने लगे तो हमको मालूम था कि जब कल को बहुत से लोग हमारे साथ होंगे तो क्या फिर ये चुनाव लड़ने वाला मुद्दा आएगा। तो हमने पहले ही तय किया था कि जिन लोगों को ये पूरा षड्यंत्र समझ में आया हुआ है, वो आदमी चुनाव लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि चुनाव लड़ने के बाद आपको फिर उनका ही गुलाम बनना है। तो बढ़िया क्या है कि देश के इस आवाम को, इस जनता को जागरूक किया जाए, उसको बताया जाए कि जनता ही मालिक है, जनता ही सरकार है। और इसीलिए इसका नाम जनता सरकार मोर्चा रखा गया कि इसके अंदर सभी संगठनों को आने की मतलब स्वागत है उनका। कारण क्या है, हमने कोई संगठन बनाया ही नहीं, हमने कोई संगठन ही नहीं बनाया, हमने लोगों को जोड़ा। ये जितने साथी अपना जनता सरकार मोर्चा के जुड़े हुए हैं अपने साथ में, ये सभी साथियों में से किसी को भी, इंक्लूडिंग में, किसी को भी कोई पद नहीं है, किसी के पास कोई संगठन नहीं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं। और ये कहते हैं कि जब भी एक आदमी के ऊपर जुल्म होगा तो बाकी सारे के सारे संगठन उसका साथ देंगे। तो हम ये प्रस्ताव आप लोगों के बीच रख रहे हैं करनाल की जनता के, कि जितने करनाल के अंदर काम करने वाली समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी मिल करके एक कमेटी का गठन करें और इस धरने को आकर्षण उपल की जब तक इस मुकदमे से रिहाई ना हो जाए तब तक चालू रखें। रोज बताएं इस देश की जनता को कि देखो इस तारीख पे भी सरकार ने चालान पेश नहीं किया, देखो सरकार के पास कोई सबूत नहीं है, जैसे बहुत से हजारों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ सरकारें कर रही हैं कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। तो ये आवाजें दबे ना, ये आवाजें बोलने के लिए अगली पीढ़ी से लोग तैयार होते रहे, इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं और इस कोशिश में हम लगे ही रहेंगे। मुझे लगता है कि ये काम ऐसा नहीं है कि रातों रात पूरा हो जाएगा, 5 साल में 10 साल में पूरा हो जाएगा। ये काम ऐसा है कि अगली पीढ़ियों के लिए हमको रास्ता बनाना पड़ेगा और उसी रास्ता बनाने की दिशा में आप सब लोगों को एक साथ आकर के इस पे काम करना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पे कोई रणनीति तय करें, जैसा आप लोग आदेश करेंगे। जनता सरकार मोर्चा हर कदम इसके अंदर शामिल हैं। तो आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।